जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एनडीए के पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, जो कि 2021 और 2020 में आ चुके हैं। और मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों पर बात की है और इसका रिव्यू कर रहा हूँ। और इसके पहले मैंने जियोग्राफी की एनडी 2021 और एनडी 2022 की बात कर ली है। और फिर आगे हम हिस्ट्री की बात करेंगे। ऐसे ही करके हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। और जैसे ही सबके दो दो ईयर के कंप्लीट होते हैं, 2 ईयर के, वैसे ही फिर मैं 2010 से लेकर के 2019 तक दोबारा इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड यहीं पर इसी चैनल पर मिलेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 किस राज्य से संबंधित है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 35वें संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था, सह राज्य। और फिर उसके बाद में जब 36वां संविधान संशोधन होता है, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ये जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये सिक्किम से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निर्वाचन प्रणाली का सर्वोत्तम रूप है। तो भारत की सर्वोत्तम निर्वाचन प्रणाली का रूप ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगर आपको कुछ इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके नीचे मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आराम से, ये देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई नहीं। और ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायोत्तर अधिकार नहीं है। विच वन ऑफ इज नॉन जस्टिएबल राइट। तो नॉन जस्टिएबल राइट मतलब जिनको कि हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, उन्हें नॉन जस्टिएबल राइट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर ऑप्शन नंबर बी है हमारा, इसमें लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि अगर कोई हम पर शोषण कर रहा है हमारा, तो हम इसके ऊपर उस पर केस दर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ये पर्याप्त आजीविका का अधिकार, ये डीपीएसपी में आता है। किस में आता है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसको हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से, ये जो है ये आर्टिकल 23 है जिसमें हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। ये आर्टिकल 21 है। और ये वाला बताइएगा राइट ऑफ अक्यूज्ड, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन करके आप लोग बताइएगा। देखते हैं, फिर मैं सही आंसर को पिन कर दूंगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी रिट नहीं है। तो आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ 5 तरह की रिट हैं, 5 रिट्स हैं। तो 5 रिट्स में एक है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण हो गई, और अपनी ये वाली एक 5वीं, ये तो है ही नहीं, ये तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेकिन हमारे पास 5 रिट हैं, जो कि 3 ये ऊपर वाली हो गई और चौथी हो गई अधिकार प्रक्षा। एक अधिकार प्रक्षा नाम से है रिट, और एक है प्रतिषेध। तो ये हमारी 5 रिट हो गई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जैसा कि मैंने ये सब लिख रखा है, तो आप इनको सबको आराम से पढ़ सकते हैं, आप आराम से बाद में इन सबको आप आराम से बाद में पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं आगे। और ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कुछ, जो कि आप आराम से इसको ले सकते हैं। ये सारी मैंने लिख रखी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ए है, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे आर्टिकल 21 के का में लिखा गया है। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और अगर हम बात करते हैं अगले की, अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षणिक संस्थानों का अधिकार, तो ये आप लोग जानते होंगे कि आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है। उपाधियों से विभूषित होने का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, तो ये तो आप जानते होंगे कि आर्टिकल 17 में आता है। और ये जो ऑप्शन सी दे रखा है,
इसमें उपाधियों का अंत, यानी तुम किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं धारण कर सकते हो 3 चीज़ों को छोड़कर। एक, या तो वो शिक्षा के द्वारा मिली हुई उपाधि हो, दूसरी या तो सरकार दे, या तीसरी, जब तीसरी कोई सेना दे। तो इन 3 तरह की उपाधियां ही तुम धारण कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी अधिकार नहीं धारण किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ये हमारे मूल अधिकार का भाग नहीं है। हम किसी भी प्रकार की उपाधि का धारण नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 सीधा सीधा बोलता है उपाधियों का अंत, यानी हम किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं धारण कर सकते 3 चीज़ों को छोड़कर, शिक्षा, सेना और सरकार। बस बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के प्रकार्य नहीं है? तो आप जैसा कि जानते होंगे ऑप्शन बी लिखा हुआ है, नागरिकों को अधिकार के एक समुच्चय की गारंटी देना, यानी टू गारंटी अ सेट ऑफ राइट्स टू सिटीजन, ये तो हमारे संविधान का कार्य है। सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति को परिभाषित करना, तो जो संविधान है ये भली भांति सरकार की सभी शक्तियों को परिभाषित करता है, ये भी अपने संविधान का कार्य है। न्यायपूर्ण समाज के लिए स्थितियां सृजित करना, ये भी अपने संविधान का कार्य है। किंतु जो ऑप्शन ए है, यानी राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये संविधान के अधीन नहीं आता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की विशेषता नहीं है? तो आप जैसा कि लिखा हुआ, यह सरकार की शक्ति को निर्दिष्ट करता है, तो ये भी बात सही है कि ये मतलब ऐसा काम करता है। यह देश की सर्वोच्च विधि है, बिल्कुल इससे ऊपर कोई विधि नहीं है। और यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता को विनिर्दिष्ट करता है, मतलब ये जो है इट स्पेसिफाइज द पावर ऑफ, एक मिनट, इट स्पेसिफाई द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, यह जुडिशरी को भी सुप्रीमेसी देता है, ये सही बात है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा हुआ है कि 69 के तहत भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला दिया हुआ है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। दूसरा है, वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित होगा। तीसरा, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आर्थिक क्वालिफाइड होगा। आरित होगा मतलब उसके पास इस तरह की योग्यता होनी चाहिए। वह भारत सरकार को सभी संबंधित विषयों पर सलाह देगा। बिल्कुल ये सारे सही हैं क्वेश्चन, ये मतलब ये सारे ऑप्शन सही हैं, केवल ये गलत है। क्योंकि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत राज्य में किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। बात करते हैं अगले की। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा था? तो हम बात कर लेते हैं, तो ये अपने बी आर अम्बेडकर बाबा साहब थे, जिन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को संविधान की अनूठी विशेषता, या हम इसको कह सकते हैं नोबेल फीचर कहा था। तो इसका कुछ ऐसे ही मैंने लिख रखा है नीचे थोड़ा सा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता बाबा साहब ने कहा था। संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया तथा भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। राज्य में नीति निर्देशक तत्व से आशय संविधान द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है। संविधान के द्वारा राज्य को बताया जाता है कि राज्य किस प्रकार के तत्वों की अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा तथा राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाएगा और उन नीतियों से देश का संचालन करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में किया गया है? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अनुसूची 5 में क्या दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये भी जानते होंगे, और आर्टिकल 20 भी जानते होंगे कि आर्टिकल 20 में क्या लिख रखा है। तो आर्टिकल 20 जो हमारा बात करता है वो बात करता है अपराध सिद्धि यानी गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। सीधी बात बोलें तो गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20। और हम बात करते हैं शेड्यूल 5 की यानी 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची तो आप जानते होंगे कि ये SC और ST के जो लोग होते हैं उनके लिए शासन व्यवस्था की बात करता है, उसके लिए शासन व्यवस्था की बात करता है। और स्वतंत्रता अधिनियम तो आपको ऐसे ही पता होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 में बोलता है
कि कानून के समक्ष समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि पुरुष हो या स्त्री सबके लिए समान होगा। आर्टिकल 15 में बोलता है कि जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दिया हुआ है ये, हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले भैया लोगों के लिए इधर मैंने इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिख रखा है, और ये हिंदी वाले हम जैसे लोग इधर लिखे हुए हैं। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको तो सीधा ही दिख रहा होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है और कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि पहला लिखा हुआ है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के प्रारंभ में नहीं थे, तो ये बात सही है कि वो प्रारंभ से नहीं थे, तो ये कथन सही है। लेकिन इसने पूछा कौन सही नहीं है, इस बात पर बड़ा गौर करिएगा। यूपीएससी इन्हीं सब चीज़ों में फंसाता है, तो ये कथन सही है। और दूसरा है उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर उद्देशिका यानी प्रस्तावना प्रियम्बल में जो किया गया है उसमें भारत के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है कि हम भारत के लोग, हम ये कसम खाते हैं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ कहा गया है। आर्टिकल सी और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है। हाँ, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय, इसको भारतीय केशवानंद केस के बाद इसको न्यायालय में प्रवर्तनीय बना दिया गया था। केशवानंद भारती केस के बाद इसको न्यायालय में प्रवर्तनीय बना दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें उद्देश्यों की बात नहीं की गई है, इसमें शपथ इत्यादि की बात की गई है कि हम भारत के लोग भारत को ट्रिपल एसडीआर बनाकर रखेंगे, सेकुलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति नहीं है? तो आप जानते होंगे कि जब भी लोकसभा की अध्यक्षता होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए तो सही है। लेकिन अध्यक्ष सदन में प्रथमतः वोट देता है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मतलब देखा क्या, सुना ही होगा कहीं ना कहीं या पढ़ा होगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो एकदम लास्ट में वोट करता है, वो एकदम लास्ट में वोट करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यही बात गलत है उसकी शक्ति में, मतलब यही उसकी एक शक्ति नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बात और अध्यक्ष की लोकसभा की व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति होती है, ये भी बात सही है। वो किसी भी सांसद को दंडित भी कर सकता है, और अध्यक्ष तब तक सदन को स्थगित कर सकता है या अधिवेशन को निलंबित कर सकता है जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। ये भी उसका एक अधिकार है, और ये जो कार्य करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है उससे। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत क्या शामिल है? तो हम लोग जानते हैं, पहले थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं ऐसे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 के का में, भाग 4 के का यानी ए में हम बोल सकते हैं कुछ मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो वो जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया जा सकता है? एक पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा भारत का राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 79 कहता है, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी ये तीनों ही भारत की पार्लियामेंट के पार्ट हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है जो कि कुछ इस प्रकार है कि आर्टिकल 79 क्या बोलता है, ये सब बोलता है। और साथ साथ में भारतीय संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, और लोकसभा आर्टिकल 81 के अंतर्गत आती है, और अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा आती है। इसी प्रकार इनका कब पहली बैठक हुई, क्या कैसे गठन हुआ, ये सब बातें लिखी हुई हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व संविधान यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था? तो जैसा कि यहाँ पर पहला दिया हुआ है, राज्य में असमानताओं को कम करेगा, ये सब गलत बातें हैं। ये इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया था तो उसमें इसको आर्टिकल 39 आई थिंक 39 में से जोड़ा गया था। इसको देख लेते हैं नीचे, हाँ 39 में ही जोड़ा गया था कि बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। तो इसमें 4 तरह के संविधान संशोधन किए गए थे डीपीएसपी में।
पहला 39 में, दूसरा 39A में, फिर 48A में और इसी तरह 43A में संशोधन किया गया था। और साथ ही साथ इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए थे संविधान में। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सार्व यानी ये कॉमन वाला सार्व है, कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो जब हमारा संविधान बना था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि आर्टिकल 214 के तहत हर एक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु उसी समय उन्होंने आर्टिकल 231 यानी लास्ट में लिख दिया था कि किन्हीं भी दो राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? जब संसद द्वारा कोई बिल पारित करके उन्हें दे दिया जाए तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा ये हो सकता है। तो जैसे कि हमारे कई वो हैं न्यायालय जिसमें कि दो लोग आते हैं, जैसे कोलकाता हाई कोर्ट ले सकते हैं एग्जाम्पल। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे अपना मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसमें भी दादरा नगर हवेली ये सब आते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड था इसलिए मैंने रख लिया। तो इसमें इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। इनके पिताजी, मतलब नेहरू जी के पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो आपको याद होगा जब नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत पर समझौता किया था चीन से, तो उसमें कौन कौन सी बातें नहीं की गई थी? कौन सी बात नहीं की गई थी? पहली बात तो शांतिपूर्ण यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की गई थी कि हम दोनों एकदम शांतिपूर्वक रहेंगे। और दूसरा था कि क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, यानी हम लोगों के लिए जो क्षेत्रीय अखंडता है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए फॉर द टेरेस्ट्रियल इंटेग्रिटी। और फोर्थ और ऐसे बात थी नॉन इंटरफेरेंस, मतलब एक दूसरे की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इस यानी ऑप्शन सी की कोई भी बात नहीं की गई थी। नाभिकीय निवारण, न्यूक्लियर डिटरेंस, क्योंकि इंडिया के पास उस समय न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे और 1964 में जाकर के चीन ने बनाए थे, और उस समय भी चीन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे जब ये समझौता हुआ था। तो यहीं पर आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, और सारे मैंने 2020 और 2020 और 21 की इसमें मैंने ख़त्म कर दी हैं। अब अगला वीडियो मेरा हिस्ट्री पर होगा, जिसमें कि 2020 और 21 के क्वेश्चन होंगे, और फिर उसके साथ ही में उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो हो गया है, 2-2 साल के मैं पहले क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद में 2010 से लेकर के 2019 ये मैं उल्टे क्रम में चलूँगा, मतलब 2019 फिर 2018, 2019 का पहले कराऊंगा, फिर 2018 कराऊंगा, फिर 2017 का कराऊंगा, ऐसे करके उल्टे क्रम में चलेंगे। फिर इसमें मैथ के भी क्वेश्चंस की बात होगी, फिजिक्स की भी होगी, केमिस्ट्री की भी होगी। सारे क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो अगला पेपर होगा सितंबर में, इससे पहले ही ये सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। बल्कि फिनिश क्या, उसके 2-3 महीने पहले ही फिनिश कर दूंगा मैं, 2 और 3 महीने पहले ही फिनिश कर दूंगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने का बढ़िया प्रॉपर टाइम मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर बता सकते हैं, ताकि मैं अपने वीडियो में सुधार करूँ कुछ ना कुछ।